नमस्कार। ज्ञानदीप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछले वाली क्लास में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। एक बार फटाफट बता देता हूँ कि क्या पढ़ा था। पिछली बार मैं जो मौर्य वंश से संबंधित हमको जानकारी मिलती है उसके स्रोत क्या क्या है, कहाँ से हम जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद में किस प्रकार से है जो सिकंदर धनानंद के राज्य के ऊपर आक्रमण करने से पहले ही हार मान करके है जो वापस पीछे लौट जाता है और चाणक्य का धनानंद के साथ विवाद होता है। वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त को लेकर के है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय जाता है, उसको 8 साल की शिक्षा देता है। उसके आगे क्या होता है देखो, नक्शा बढ़ा देता हूँ, पता ठीक रहेगा। यहाँ हमने देखा था कौन सा साम्राज्य के रूप में जो प्रमुख केंद्र है, राजधानी कह सकते हैं, वो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में धनानंद का शासन था। इधर तक्षशिला के अंदर है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था बालक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य काफी बड़ा हो चुका था, ठीक है। तो हम इसको एक टॉपिक के अंदर बांटते हुए चलेंगे ताकि पढ़ने में सही रहेगा। सबसे पहले वो मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो इस सबसे पहले पॉइंट को नाम दे देते हैं मगध पर असफल आक्रमण, क्योंकि उसमें इसकी हार हो जाती है। मगध पर आक्रमण तो करता है लेकिन अपने उस आक्रमण में उसको असफलता हार लगती है, वो सफल नहीं होता। होता क्या है, चाणक्य और छोटे से कुछ सैन्य टुकड़ी तैयार करके सीधा का सीधा कहां पर अटैक करते हुए मगध के ऊपर अटैक करते हुए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मगध के शासक धनानंद के पास में करीब 2 लाख की सेना थी। अब ये कल्पसों का बच्चा जो 2 लाख की सेना वाले बहुत महान साम्राज्य के राजा से जाकर के भिड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि उसको असफलता ही हाथ लगेगी। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। चाणक्य की भी गलती थी कि उसने इसको इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया, खुद भी हालांकि जीवित के अंदर साथ था। तो दोनों को बड़ी भारी असफलता मिलती है और सेना भी नष्ट हो जाती है। चुपते करते वापस दोनों यहाँ से भागते हैं, ठीक है। बहुत निराश मन से है जो यहाँ से रवाना होते हैं। रास्ते में जाते हैं काफी लंबा समय पड़ता है। आपको देखते हैं ये वर्तमान में पटना बिहार वाला क्षेत्र है और तक्षशिला जो गांधार पाकिस्तान के अंदर है। तो वापस जाते वक्त ये कई एक महिला की झोपड़ी के अंदर आश्रय लेते हैं। तो महिला का एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने उस बच्चे को खाना परोस रही होती है, ठीक है। खाना परोसते परोसते तो जो बच्चे को खाना डाल रही होती है, तो बच्चा क्या है कि रोटी जब उसको रखती है तो वो रोटी कैसे ऐसे गोल रोटी होती है, तो रोटी को सीधा यहाँ बीच में ऐसे हाथ डाल करके उसको खाने का प्रयास करता है। तो माँ उसको टोकते हुए बोलती है कि तुम भी ऐसे चंद्रगुप्त की तरह क्या गलती कर रहे हो। तो दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इसी महिला के घर में ठहरे थे, अपनी पहचान छुपा करके। अपनी पहचान थी नहीं तो वो भी ये इस बच्चे और माँ की बात वार्तालाप को सुन रहे थे। तो ये बात चाणक्य के समझ में आ जाती है, ठीक है। चाणक्य के समझ में क्या आ जाता है कि जो इस राजधानी का केंद्र बिंदु सबसे सेंटर मध्य भाग है साम्राज्य का, वहां पर मेरे को अटैक नहीं कर करके कहां पर अटैक करना चाहिए, मेरे को है जो सबसे पहले इसके जो साम्राज्य का सीमा है, सीमाओं से उसको है तो अटैक करके जीतना प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से किसी भी गर्म वस्तु को हमें पहले कॉर्नर से खाना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर पे हवा लगती है तो वो ज्यादा जल्दी ठंडी होती है। तो अब देखा हमने कि मगध पर इसका असफल आक्रमण है। ये वापस है जो निराश मन से वापस तक्षशिला आ जाते हैं और अपने आगे की रणनीति है जो तैयार करते हैं। डस्टर कहाँ चला गया? चलो इसी में देख लें, कोई बात। अब आगे क्या होता है कि ये फिर से यहाँ रणनीति बनाना प्रारंभ करते हैं तक्षशिला से, और यहाँ सिंध नदी बना देता हूं मैं। ये सिंध नदी वाला क्षेत्र था, ठीक है। 5 नदियां यहाँ चलती है। सबसे पहले जो यहाँ ये झेलम, ठीक है, फिर चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी,
व्यास और ये सतलज। ठीक है, इस प्रकार की नदियों के मध्य यहाँ पर ये जगह स्थित है आपके तक्षशिला। तो तक्षशिला से फिर योजना बनाते हैं। यहाँ का जो ये क्षेत्रफल है सिंधु नदी के इस साइड पूर्व क्षेत्र वाला, मैंने कहा था कि सिकंदर यहाँ पर व्यास नदी तक है जो आगे बढ़ा था, उसके बाद में वो फिर से वापस लौट जाता। तो व्यास नदी के इधर का ये पूरा जो क्षेत्र है कि नहीं, ये पूरा क्षेत्र किसके अंदर में है भाई? यूनान के अंदर में। यूनान के शासक जो सिकंदर था वो तो मर गया था, उसके जो उत्तराधिकारी थे उन लोगों के अंडर में था। तो सबसे पहले ये जो धनानंद से क्रुद्ध जनता थी उसको उकसा करके मोटिवेट करके के चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो अपनी सेना तैयार की। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना तैयार करके इस क्षेत्रों को धीरे धीरे जीतना प्रारंभ करता है। और अब वो सीधा बीच में राजधानी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले की असफलता से उन्होंने शिक्षा ले ली। तो दूसरा पॉइंट हम क्या डालेंगे? दूसरे पॉइंट के रूप में डालेंगे पंजाब और सिंध विजय। ठीक है, पंजाब और सिंध विजय। ये सिंधु नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है सिंध के नाम से जाना जाता है। तो वो इस क्षेत्रों को विजिट करता हुआ वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, मतलब किस प्रकार से हमें किसी पेड़ की पहले शाखाएं काटनी चाहिए, फिर तने के ऊपर वार करना चाहिए। तो वो इस प्रकार से ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक दिन जाकर के घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। घनानंद काफी घमासान युद्ध होता है। घनानंद की यहाँ पर हार होती है। तो कुछ साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि घनानंद की हत्या कर दी जाती है। उससे जानकारी मिलती है कि उसको है जो छोड़ दिया जाता है, जंगलों में माफ कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जो भी हुआ था, घनानंद का साम्राज्य अभी समाप्त हो चुका है। और किसकी शुरुआत हो चुकी है? चंद्रगुप्त मौर्य है तो मगध की गद्दी के ऊपर बैठ चुका है। समय है लगभग आपके 322 ईसा पूर्व का। कहीं पर आपको 323 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा मतभेद है इतिहासकारों के बीच में, तो अपने को 322 मान करके चलना है, सबसे ज्यादा प्रमाणित ये तिथि मानी जाती है। तो अब चंद्रगुप्त है जो शासन अपना प्रारंभ कर देता है। पंजाब सिंध विजय के बाद में काफी अच्छा शासन करता है किस प्रकार है जो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन भाई? अब इसका नाम आएगा, घनानंद का नाम नहीं आएगा। घनानंद को हम हरा चुके हैं युद्ध कर करके, और अब चंद्रगुप्त का साम्राज्य हो चुका है मगध के। तो अब काफी समय तक शासन करता है सिंध के क्षेत्र के अंदर, जो यूनानियों का शासन होता है सिंध नदी के क्षेत्र के ऊपर। तो लगभग 317 ईसा पूर्व तक वो सिंध के पूर्व क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को पूर्ण रूप से विजित करके हैं जो अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। 1717 के अंदर एक आखिरी यहाँ का जो राजदूत होता है उसको भगा करके वो वापस यूनान भेज देता है। अब घटना है 317 के बाद में 305 ईसा पूर्व की, और कि 305 ईसा पूर्व में जब सिकंदर मर गया था तो उसके साम्राज्य है जो अलग अलग लोगों में बांट दिया गया। ठीक है, तो साम्राज्य को अलग अलग लोगों में बांटने के बाद यहाँ इस साइड का जो साम्राज्य था वो सेल्यूकस को मिला। सेल्यूकस नाम का जो सेनापति था उस टाइम में, सिकंदर के समय में, सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस को ये साम्राज्य प्राप्त होता है। एक बार मैं आपको बड़ी बड़ी जानकारी दे देता हूँ कि किस प्रकार से था। सबसे पहले यहाँ जो क्षेत्र था वो था काबुल। ठीक है, ये काबुल वाला क्षेत्र, और उसके बाद में यहाँ था कंधार, और यहाँ पर ये हेरात। ये जो क्षेत्र मैं लिख रहा हूँ सारे वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर है। ये सिंधु नदी के तट पर था, मकरान तट। ठीक है, ये उस समय के क्षेत्र थे जो यूनानी ग्रंथों के अंदर हमें इसे के नाम मिलते हैं। वो मकरान तट का नाम मिलता है आपकी जेड्रोसिया। जेड्रोसिया के नाम से इसको जाना जाता है। हेरात को एरिया के नाम से जाना जाता है। यूनानी लेखक जैसे चंद्रगुप्त का सेंट्रोपोटस नाम होता है कि नहीं, उसी प्रकार से।
काबुल का नाम मिलता है पैरोपेरिडाई नाम से इसका काबुल का नाम मिलता है। ये एरिया हो गया, पैरोपेरिडाई हो गया, जैड्रोसिया हो गया, और ये है आर्कोसिया। क्या नाम है इसका? आर्कोसिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो मेगास्थनीज के बारे में बात बताई थी, वो आर्कोसिया का ही रहने वाला था। यहाँ से इसके यहाँ राजदूत के रूप में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य। अब सेल्यूकस ने अटैक किया है, 305 की घटना है। ठीक है, 305 सब पूरे परिवार से लेकर आया था, पूर्ण जोश में आया था। ठीक है, मैं अब इस चित्र को है जो सिकंदर ने काम अधूरा छोड़ा था, भार दी जाएगा, उसको जाकर के पूरा कर देता हूँ। तो जब आता है तो उसको पता नहीं है कि अब धनानंद से भी ज्यादा शक्तिशाली शासक है जो मगध के साम्राज्य के ऊपर शासन कर रहा है, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके पास करीब 6 लाख की बहुत बड़ी विशाल सेना की थी भाई, 6 लाख की विशाल। धनानंद के पास तो 2 लाख की थी, इसके पास 6 लाख की विशाल सेना। मैंने बताया था 6 लाख की सेना का उल्लेख कौन करता है? यूनानी लेखक ही करता है, जिसका नाम था प्लूटार्क। तो प्लूटार्क और स्ट्रैबो है जो इस युद्ध के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है, काफी समय तक चलता है। आखिर में जाकर के 305 ईस्वी में सेल्यूकस के टक्की है जो बहुत बुरी हार होती है, और हार मानकर वो संधि के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, कभी भी कोई युद्ध होता है तो उसके बाद में उन लोगों के बीच में संधि होती है। तो अब देखो संधि की शर्तें क्या है। एक साइड में कौन है? एक साइड में आपके सेल्यूकस वर्सेस चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम के और भी लोग हुए थे, 3 लोग थे, हमें भूतकाल में भी 2 चंद्रगुप्त देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि चंद्रगुप्त मौर्य है, केवल चंद्रगुप्त नहीं है। थोड़ी संसाधनों की कमी है, तो मानता हूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह स्मार्ट बोर्ड तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन जैसा भी है हम अपना पूर्ण देने का प्रयास करते हैं इसके ऊपर। अब इन दोनों के बीच में जो संधि होती है, सबसे पहले संधि की शर्त के अंदर, ठीक है, संधि में शर्तें होती है। पहली शर्त क्या थी? जो 4 प्रदेश थे सेल्यूकस के, सिंध के पश्चिम के साइड, बराबर, सिंध के पश्चिम के साइड कौन से? काबुल, जिसको पैरोपेरिडाई बोला जाता था, हेरात, जिसको एरिया बोला जाता था मतलब यूनान के ग्रंथों के अंदर, कांधार, जिसको आर्कोसिया, और पकरान, जिसको जैड्रोसिया। ये चारों के चारों क्षेत्र किसको मिल जाते हैं? चारों क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। तो 4 क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में आते हैं। यहाँ पर ये युद्ध विजय के रूप में इसको प्राप्त करता है। और साथ ही है जो पहले क्या है कि कोई भी राजा जीतता था तो वैवाहिक संबंध बहुत ज्यादा स्थापित होते थे। इस चंद्रगुप्त से पहले भी हुए थे। बिंबिसार ने खूब सारे जो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को शांति प्रदान की थी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इसने पहली इंटरनेशनल शादी की थी, पहला इंटरनेशनल विवाह था। सेल्यूकस की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। क्या नाम था भाई? हेलेना नाम की पुत्री थी, जिसका विवाह किसके साथ करवा दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवा दिया जाता है। ये संधि का दूसरा पॉइंट, दूसरी शर्त, ठीक है। अब तीसरी शर्त के अंदर आता है कि एक राजदूत को भेजेगा और सेल्यूकस इसके यहाँ पर राजदूत होता है 2 देशों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, कि भाई यहाँ की बात है वो या इस राजा की जो बात है सेल्यूकस की सीधी किसी चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रखने के लिए यहाँ राजदूत होता है जो अपने राजा की ओर से वो यहाँ पर एक तरह से इसके शासन में उपस्थित रहता था। तो उसका नाम क्या था भाई? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? याद रखना है, इंडिका, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है जो अभी उपलब्ध नहीं। तो ये 3 शर्तें, इसको 3 शर्तों में जो चीजें हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिलती है। अब सेल्यूकस को क्या मिलता है? सेल्यूकस को इसके बदले में क्या है? यूनानी लोगों के यहाँ के हाथी बहुत पसंद थे। युद्ध के अंदर जब वो हाथी अपने थून के ऊपर तलवार लगा करके जिस प्रकार से युद्ध लड़ते थे और लोगों को अपने पैरों के नीचे दबा के चलते थे, तो सिकंदर था वो भी हाथियों से काफी ज्यादा ऐसे लगाव रखता था और सेल्यूकस, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि अब क्या है, रिश्ता स्थापित हो गया है। तो चंद्रगुप्त के ससुर जी हो गए रिश्ते में,
तो बोलिए सरस्वती आपको उपहार में क्या चाहिए। तो सेल्यूकस ने बोला कि हमें यहाँ आपके यहाँ के हाथी है बहुत अच्छे लगते हैं, हमें हाथी चाहिए, हमारे यहाँ हाथियों की कोई कमी नहीं है, ले जाओ। आपको उपहार में दिए 500 हाथी। तो सेल्यूकस को क्या मिलता है, 500 हाथी मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, 500 हाथी है उपहार में लेकर ये वापस यूनान की ओर लौट जाता। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या आती है यहाँ पर, 4 क्षेत्रों के नाम याद रखना जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, उनको बता देना चाहता हूँ कि कई बार ये हिंदी के नाम लिखे होते हैं और सामने ये यूनानी भाषा के नाम लिखे होते हैं, इनको मिलान करना होता है आपस में कि काबुल को आर्कोसिया कहा जाता था, एरिया कहा जाता था या जेड्रोसिया कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो ये नाम याद रखने बहुत ही जरूरी है। जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं एक बार किताब में पढ़ ले, उम्मीद करता हूँ कि जो किताब में लिखा हुआ सारी चीजें आ जाएंगी। कई बार छूट भी जाती है तो फिर से जब विद्यालय में क्लासें लगेगी वहां व्यवस्थित रूप से बता दिया जाएगा कि वो कोई चिंता करने वाले विषय है। तो अब देखो ये सिंध नदी चल रही है, यहाँ पर मैंने बताया आपको पहले चंद्रगुप्त का साम्राज्य का सिंध नदी तक था। अब सिंध नदी से भी पार या इस साइड का जो क्षेत्र है उसको हम ईरान कहते हैं, ठीक है, सीरिया बोलते थे होता है, ये सीरिया का क्षेत्र था पूरा, वर्तमान में ईरान है। तो अब यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं लगने लग गई है। देखो कहाँ से, एक कहाँ बिहार पड़ा, कहाँ फिर ईरान पड़ा, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र अब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। इसे कहते हैं वृत्तर भारत, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने हासिल किया था। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के लिए जहाँ अकबर जो मुगल काल में शासन हुआ था, भय तारा मतलब देखता रहा था कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, काबुल तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, काबुल तक। खूब सारे प्रयास करते हैं विभिन्न मुगल शासक, लेकिन मिलता नहीं और अंग्रेज जो आहें भरते रहे कि काबुल हमें प्राप्त करना, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं मिला और चंद्रगुप्त मौर्य ने आराम से है इस इतने बड़े क्षेत्र को जीत लिया था। तो ये क्षेत्र था, देखा हमने कौन आया था, सेल्यूकस आया था, अटैक किया था, युद्ध चलता है, 305 के अंदर युद्ध हार जाते हैं और उन दोनों के बीच में संधि होती है, ठीक है। संधि के अंदर 4 क्षेत्र सेल्यूकस को मिलते हैं और हेलना से शादी होती है, सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश मिलते हैं और हेलना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है और मैगस्थनीक नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा जाता है और 500 हाथी सेल्यूकस को दिए जाते हैं और ये सारा क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। 3 पॉइंट हो गए थे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा, मगध पर असफल आक्रमण, साथ साथ याद रखना भी जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। मगध पर असफल आक्रमण। दूसरा पॉइंट था पंजाब एवं सिंध क्षेत्र की विजय, पंजाब वो सिंध क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा हमने देखा था कि सेल्यूकस का आक्रमण, सेल्यूकस का आक्रमण। अब इसके बाद में ये सारा हो जाता है। अब एक पॉइंट और डालते हैं इसके बीच में, 12 वर्ष का अकाल, ठीक है, बहुत भयंकर अकाल पड़ता है 12 वर्ष। हमें जो साहित्यिक स्रोत है वहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है और पुरातत्व स्रोत से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये चीज बिल्कुल प्रमाणित हो जाती है। यहाँ पर मैंने बताया था कि एक अभिलेख मिला था कैसे भाई, सहगोरा से, सहगोरा जो वर्तमान में गोरखपुर जिले के अंदर पड़ता है, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, वहां से यहाँ ताम्रपत्र मिला था। ताम्रपत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लोगों को आदेश दिया था कि जो अन्न के भंडार है वो लोगों के लिए खोल दिए जाए और लोगों के बीच में अन्न बांट दिया जाए। उसके बाद में दूसरा है जो पुरातत्व स्रोत 12 वर्ष के अकाल को प्रमाणित करने के लिए कहां से मिलता है, बांग्लादेश के मास्थान से, मास्थान से प्राप्त होता है। यहाँ पर भी एक चूना शिलालेख के ऊपर 7 लाइनों के अंदर लोगों को पहले मुद्रा देने की बात की गई, फिर मुद्रा से भी अकाल नियंत्रित नहीं हो तो फिर यहाँ पर भी जो भंडार बने हुए थे वो लोगों के लिए खोल देने की बात कही गई थी।
तो काफी कुछ प्रयास करने के बाद भी जब ये अपने लोगों को राहत देने में असफल रहता है, कौन भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी दरमियान इनको एक जैन धर्म के प्रवर्तक, उपासक या भिक्षु बोल दो, ठीक है, जैन धर्म के मुनि मिलते हैं। वो मुनि का नाम है भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। भद्रबाहु इनको चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में विकसित कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कौन से आती है? चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था भाई? जैन धर्म था। हम आगे भी देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, वो आजीविक संप्रदाय से था, और उसके बाद में आएगा अशोक जो बुद्ध धर्म को मानता था। तीनों, उसके दादा, उसके अशोक के दादा, अशोक के पिता और अशोक खुद का, तीनों का अलग अलग धर्म देखने के लिए मिलता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो भद्रबाहु के बीच में इनकी दोनों की मीटिंग होती है, और ये यहाँ पर फिर कहाँ चला जाता है? कर्नाटक में एक क्षेत्र है मैसूर। मैसूर, ठीक है, मैसूर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है चंद्रगिरी की पहाड़ी। जो चंद्रगिरी इसका नाम पड़ा है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही पड़ा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ ऐसा क्या किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर है जो आकर के इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या की थी, और अन्न पानी सब कुछ छोड़ करके एकांत में बैठ करके अपने शरीर का त्याग किया था। ये कैसा त्याग करने का रीति रिवाज है? तो जैन धर्म के अंदर एक संथारा प्रथा होती है। नाम क्या उसका भी? संथारा प्रथा, ठीक है। तो संथारा प्रथा में ये होता है कि जब आदमी को लगता है कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो वो अपना शरीर है जो अन्न पानी जल वगैरह सब छोड़ करके अपने शरीर को त्याग देता है। तो जिस पहाड़ी पर ये दोनों बैठे थे उस पहाड़ी का नाम था चंद्रगिरी, ठीक है, और उस क्षेत्र जो जगह का नाम था वो था श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला नाम याद रखना है, ठीक है। कहां पर उसने अपने प्राण त्यागे थे? संथारा प्रथा के द्वारा। तो श्रवणबेलगोला जो मैसूर के अंदर की जगह है। तो क्या होता है? श्रवणबेलगोला के अंदर प्राण त्यागने के बाद में इस जगह का नाम चंद्रगिरी रख दिया जाता है। यहाँ पर दोनों साथ में होते हैं, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। इस चीज की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मैंने बताया था कि मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए स्रोत, साहित्यिक स्रोत के रूप में भद्रबाहु का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। क्या नाम है भाई? कल्पसूत्र। इसने किताब लिखी थी भद्रबाहु। और दो संगम साहित्य के दो ग्रंथ हैं तमिल के, जिसका नाम है एहना नूर, ठीक है, और मुन्नानूर। एहना नूर और मुन्नानूर। इससे भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में दक्षिण भारत की विजय करने, मतलब बहुत कम, वापस मुगल काल में अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रयास करता है। फिर है जो फिरोज शाह तुगलक के समय और मोहम्मद तुगलक के समय में थोड़ा बहुत प्रयास होता है। उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कोई प्रयास नहीं करता है। यहाँ के जो बिल्कुल दक्षिण हिस्से में थे, ठीक है ना, यहाँ चोल, चैर और पांड्यन का राज था। यहाँ पर चोल, चैर और यहाँ पर ये पांड्यन शासन करते थे उस टाइम। राजवंश हम आगे देखेंगे, इसी पार्ट के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से अब देखो समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ फैल गया। एक बार मैं नक्शा बना करके बता देता हूँ, क्योंकि आपकी किताब में आया हुआ है कि इस प्रकार से विस्तृत रूप से है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। बहुत विशाल भूभाग के ऊपर साम्राज्य स्थापित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब देखो यहाँ पर जो पूर्व की ओर है क्या है? मगध की राजधानी पटना। तो यहाँ पटना से हम अगर चालू करते हैं तो यहाँ पर देखो हेरात तक, हेरात से लेकर के यह समुद्री किनारा आ जाता है। ये इस प्रकार से इतना बड़ा इसका विशाल साम्राज्य था। भारत के नक्शे के अंदर हम इसको देख सकते हैं। तो कहते हैं कि पूर्व उत्तर की ओर हिंद कुश पर्वत तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, और पश्चिम उत्तर तक हिंद कुश पर्वत तक साम्राज्य फैला हुआ था, काबुल खानदार तक। और पूर्व की ओर इसका साम्राज्य मगध तक,
ठीक है। पश्चिम की ओर देखा जाए तो इसका राज्य सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। इससे तो सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। जूनागढ़ अभिलेख मिला था कि नहीं मिला था? मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो कोई आदमी तभी तो अभिलेख लिखवाएगा जब उसका क्षेत्र होगा। यहाँ तो झील बनवाई थी बकायदा पुष्य में, तो वैश्य तो झील, तभी तो उसके झील का निर्माण करवाएगा जब वहां पर उसका शासन होगा। किसी और राजा के क्षेत्र में जाकर के कोई कार्य थोड़ी ना करो सकते। तो यहाँ से जूनागढ़ का अभिलेख मिला है, यहाँ से सैगुरो का मिला है, और यहाँ बांग्लादेश से हमको मास्टार का मिला है। तो ये चीजें प्रमाणित करती है कि इन क्षेत्रों पर इसका साम्राज्य था। दूसरी बात है कि हम देखते हैं मैसूर के अंदर भद्रबाहु इसको लेकर के आता है। कोई आदमी तपस्या अपने क्षेत्र के अंदर ही करेगा या कोई घर से बाहर जाकर तो करेगा नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये उसके साम्राज्य का क्षेत्र था। कहा जाता है 12,000 सैनिकों के साथ में ये वहां से रवाना हुआ था। यहाँ आपने पुत्र बिंदुसार, पुत्र का नाम क्या है इसका? बिंदुसार। बिंदुसार गति त्याग करके में जो ये बेलगोला में जाकर के संथाल पत्रा से अपने प्राण त्याग देता है। इतनी सी जानकारी आपके किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलती है। तो कुछ चीजें अगर छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि मैं देख करके उस चीजों का समाधान करूं, ठीक है। आगे का जो है बिंदुसार के बारे में हम आगे क्लास में देखेंगे। बहुत छोटा सा है, वैसे ज्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिंदुसार के बारे में अभी देख लेना चाहिए, ठीक रहेगा, क्योंकि फिर सीधा अशोक के बारे में ही प्रारंभ करना रहेगा। तो बिंदुसार कुछ नहीं करता है, तो अभी हमें जो बिंदुसार के बारे में देखेंगे कि पुत्र बिंदुसार के पक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य है जो सत्ता छोड़ करके चला जाता है। सबसे पहले देखा था चंद्रगुप्त, एक बार नाम लिख देता हूँ उसका फिर से, जिसका शासन करता भाई 322 ईसा पूर्वी से 298 ईसा पूर्वी तक। अब है जो आगे गद्दी पर बैठता है बिंदुसार। बिंदुसार पर गद्दी पर बैठता है 298 ईसा पूर्वी से लेकर के 273 तक है जो ये गद्दी पर रहता है। उसके बाद में अशोक आ जाता है। तो बिंदुसार के जो यूनानी साहित्य के अंदर हमको इसके नाम मिलते हैं बिंदुसार के, वो है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अमित्रोकेडस। बड़े अजीब नाम है इनके, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा परीक्षा के अंदर। अमित्रोकेडस इस नाम का जो उल्लेख करता है वो एथेनियन या एथेनियन नाम का जो यूनानी लेखक था वो इसका उल्लेख करता है। इसके बाद में लिथ्रोचेरस, यहाँ म की जगह ली आ जाए और ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लिथ्रोचेरस, ठीक है। इसका उल्लेख है जो स्ट्रैबो करता है, क्योंकि हमने देखा था ना स्ट्रैबो जो हेलेना के विवाह का उल्लेख करता है, वो स्ट्रैबो इसको अमित्रो और लिथ्रोचेरस बोलता है। और एक इसका नाम मिलता है संस्कृत साहित्य के अंदर अमित्र घात। कौन सा नाम मिलता है भाई? अमित्र घाट इसका नाम मिलता है। संस्कृत साहित्य के अंदर पाणिनि जो लिखता है अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। और एक कीट नाम का जो आदमी है वो भी इसको अमित्रो घात कहते हैं। कहा जाता है कि ये इसकी उपाधि रही होगी। तो क्या इसकी उपाधि थी कि नाम था? हमने ये देखना, इस नाम का मतलब था, मतलब क्या था कि शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है, शत्रुओं का विनाश। हालांकि बिंदुसार के बारे में कोई युद्ध के बारे में हमको जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। इसका मतलब कहीं इतने पुराने समय से कहीं ना कहीं जानकारी लुप्त हो गई होगी, कुछ तो रहा ही होगा, तभी इसको शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। तो बहुत कम जानकारी मिलती है हालांकि बिंदुसार के बारे में। इसका नाम के बारे में लेकर के एक कथा प्रचलित है कि चंद्रगुप्त की पत्नी हमने देखा था हेलेना थी, ठीक है। हेलेना के अलावा और भी इसकी पत्नियां थी। तो हेलेना है जो दूसरी पत्नी से है तो द्वेष भाव रखती। द्वेष भाव की पत्नी से जब बिंदुसार गर्भ में था तो उस दूसरी पत्नी को हेलेना ने जहर दे दिया था। तो उसकी बिंदुसार का जन्म है सिजेरियन पद्धति से
मतलब सर्जरी से इसका जन्म करवाना पड़ा था। कई बार सवाल आता है परीक्षा में, कौन से निम्नलिखित में कौन से शासक का जन्म है, तो सिजेरियन पद्धति से हुआ है, सर्जरी से, ऑपरेशन के द्वारा किया गया। जब इसका जन्म होता है तो एक पालक रूप में जो बिंदुसार होता है तो उसके सर के ऊपर है जो एक बूंद बिंदु सी होती है, जहर की जो बिंदु जहर दिया जाता है जब वो अपने मां के गर्भ में होता है, तो उस बिंदु की वजह से इसका नाम क्या रख दिया जाता है, बिंदुसार इसका नाम रख दिया जाता है। जैन ग्रंथों में भी इसका अलग अलग नाम मिलता है। तो ये बिंदुसार के नाम के बारे में जानकारी हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है जो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित था, आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। कौन सा, आजीवक। आजीवक संप्रदाय का मतलब होता है जैसा नाम वैसा ही इसका काम है, कुछ नहीं। जैसे हम मृत्यु, जन्म, आत्मा, मुक्ति, मोक्ष, ये सब चीजें देखते हैं कि नहीं देखते, तो आजीव संप्रदाय में ये लोग कुछ नहीं मानते। इनका एक ही उद्देश्य होता है, क्या, वो है खाओ, जो फिलहाल आप कर रहे हैं, खाओ पियो और मौज, कोई टेंशन लेने की चिंता नहीं। तो इस प्रकार का हम इसका क्वाटेशन ले सकते। इसको बाद में फिर एक चीज से जोड़ेंगे, इसलिए लिखा हुआ रहने देते हैं, ठीक रहेगा यहाँ पर। इसके आगे क्या होता है कि जो स्टेगो मैंने बताया था, इसको क्या बोलता है, स्टेगो इसको और पित्रोचेडस बोलता है। तो स्टेगो उल्लेख करता है, हम सब जगह देखते हैं कि इनको इनके शासन काल में जो राजदूत आए थे, ठीक है, एक सीरिया का शासक, कहाँ का भाई, सीरिया का शासक, जिसका नाम था क्या, एंटियोकस। एंटियोकस फर्स्ट। एंटियोकस फर्स्ट के अंदर जो राजदूत के रूप में व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है आपके डाइमेकस। क्या नाम है, डाइमेकस, ठीक है। ये डाइमेकस इसके शासन काल में आता है, ये बात हमको कौन जानकारी देता है, स्टेगो इसकी जानकारी देता है। और एक मिस्र का शासक है, ठीक है, मिस्र का शासक जिसका नाम है फिलाडेल्फस। क्या नाम है भाई, फिलाडेल्फस, या टॉलमी द्वितीय भी उसको बोल सकते हैं, टॉलमी सेकंड। ये भी एक राजदूत यहाँ पर भेजता है, ठीक है, इसका नाम था डायोनिसस। डायोनिसस नाम का जो व्यक्ति होता है, इसके शासन काल में यहाँ पर आता है। तो साथ में ही ये इस मिस्र के राजदूत की भेजने की जो उल्लेख करता है, वो कौन करता है, प्लिनी नाम का एक इटली का व्यापारी, इटली का एक इतिहासकार था, वो ये बात बताता है कि इस नाम का एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुआ था। अब है जो ये सीरिया के शासक से और भी कुछ 3 प्रकार की चीजों की मांग करता है, कहा जाता है कि 3 चीजें हैं ये जो उससे मांगता है। 3 चीजों में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है, सूखी अंजीर। क्या है, सूखी अंजीर, जो एक ड्राई फ्रूट होता है, खाने के अंदर काफी स्वादिष्ट होता है। आपको भी कहीं मौका मिले, शादी ब्याह में देखने को मिलता है ज्यादा, तो स्वाद चख सकते हैं। उसके बाद में है मीठी शराब। या भाई, मीठी शराब जो अंगूर से बनी होती थी, मीठी शराब की, तो सूखी अंजीर की मांग की थी, दूसरी मीठी शराब की मांग की थी, और एक दार्शनिक मतलब दर्शन का ज्ञान रखने वाला। तो क्या होता है यहाँ पर देखो, सूखी अंजीर तो है जो ये भेज देता है एंटियोकस कि कोई बात नहीं बिंदुसार जी महाराज, आप आराम से सूखी अंजीर खाइए, हमारे पास में खूब पड़िए। तो आजीव संप्रदाय की दही वाकी खाओ, ठीक है। तो खाने के लिए सूखी अंजीर भेज दी, और पीने के लिए इन्होंने क्या भेज दी, मीठी शराब भेज दी। खूब सारे ड्रम भरवा करके आप आराम से शराब पीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक बात के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि वो है कि हमारे यहाँ पर दार्शनिकों की खरीद नहीं होती, हम यहाँ पर दार्शनिकों को बेचते नहीं है। दार्शनिक मैं नहीं बेचता हूँ, दर्शन के बारे में आप चिंता मत कीजिए, आपका तो वैसे ही धर्म आजीविक रहे, इसलिए आप खाओ पियो और मौज करो, 2 चीजें ले लो, दार्शनिक की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार का उल्लेख बिंदुसार के बारे में मिलता है। एक छोटी सी जानकारी और है, वो दे देता हूँ फटाफट, और फिर इस टॉपिक को खत्म करता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो को अपलोड करने में और फिर आपको देखने में भी बोरियत फील होगी। जब
बिंदुसार का शासन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था तक्षशिला, ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, तक्षशिला। और यहाँ इस मध्य प्रांत को बोला जाता, मध्य प्रांत था जिसकी राजधानी थी उज्जयिनी। उज्जयिनी इसकी राजधानी थी। जो बिंदुसार का पुत्र है अशोक, इसके बाद में कौन शासक बनेगा, अशोक शासक बनेगा। तो उज्जैनी का जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल या शासन का प्रमुख कुछ भी बोलते उसमें राज्यपाल बोला जाता है। यहाँ पर क्षेत्र संभाला था और यहाँ का क्षेत्र संभालने वाला था सुशील। तो सुशील के समय तक्षशिला में विद्रोह होता है, वो यहाँ पर अपने बेटे सुशील विद्रोह नहीं दबा पाता है तो अशोक को भेजते हैं। तो जनता को समझा करके अशोक है जो आराम से विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ के लोग अमात्य अशोक को पसंद करते थे, ठीक है। तो अशोक यहाँ विद्रोह दबाने में सफल होता है, अशोक की काफी प्रशंसा होती है। दूसरी बार और विद्रोह होता है, तब सुशील को भेजा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तक्षशिला के अंदर 2 बार विद्रोह होता है, पहली बार अशोक जाता है, दूसरी बार सुसीम जाता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। फिर जब बिंदुसार की मृत्यु होने वाली होती है, ठीक है, तो ये सुशील को है तो राजा बनाना चाहता है, लेकिन जो यहाँ का अमात्य वर्ग था, ठीक है, जो अमीर अमात्य पैसे वाले लोग वो अशोक को राजा बनाना चाहते थे। तो अशोक ने जो इन लोगों का समर्थन हासिल करके बिंदुसार में पहले चाणक्य प्रधानमंत्री रहता है, फिर जंगल में चला जाता है। राधागुप्त नाम का एक व्यक्ति होता है, ठीक है, राधागुप्त को है जो बनाया जाता, राधागुप्त प्रधानमंत्री रहता है। राधागुप्त का समर्थन हासिल करके अशोक मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। और ये घटना है 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसका राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व के अंदर होता है। वो चीज हम आगे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। मेरी कोशिश रही कि मैंने पूरा कुछ बताने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ छूट सकता है कि किताबों में खूब सारी सारांश रूप में चीजें लिखी हुई है, जो बड़ा है, मोटा आपके सामने आ चुका है। तो घर पर बैठकर सही व्यवस्थित ढंग से अभ्यास कीजिए, इसको बार प्रैक्टिस करके तैयार कीजिए। आगे भी क्लासें चलती रहेगी अल्प संसाधनों के अंदर भी। जिस प्रकार से हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान मोहनलाल जी ने प्रयास करके ये काम चालू किया है, उसके लिए हम और आप सब लोगों को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और भी लोग इसको देख के लाभ उठाए, उसके लिए आगे हमको शेयर करता रहना चाहिए।